चलिए, तो आज समझने वाले हैं मैजनी के बारे में। अच्छा, इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, मैजनी किस दल से संबंधित था? किस दल से? कार्बोनरी दल से। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं बनेगा क्या। हाँ, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आता है? फ्रांस में, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जारशाही। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिखटारिया, डायर। गुड। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या पर्सा? बहुत अच्छा। इससे आगे तो अभी नहीं पढ़े हैं आप। चलिए, अब पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? ये तो पढ़े हैं ना। एक ऐसी विचारधारा जो किसी विशेष भौगोलिक आर्थिक क्षेत्र में एकता का प्रसार करती है। ठीक है, चलिए, तो आज बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका क्लियर होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और हर एक शब्द को समझिए किताब के। देखिए, मैजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मैजनी कौन था? मैजनी, ध्यान दीजिएगा, मैजनी एक साहित्यकार था। मैजनी एक साहित्यकार था। इसके अलावे गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, और इतना ही नहीं, मैजनी एक योग्य सेनापति भी था। योग्य सेनापति। भूल से भी बात नहीं करना, ठीक है। तो मैजनी कौन था? एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। तो ये आपका क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मैजनी कौन था? तो मैजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारकों का समर्थक और योग्य सेनापति। अच्छा, साहित्यकार का मतलब क्या होता है? साहित्यकार का मतलब हुआ जो साहित्य लिखे, जो किताबें लिखे, बात समझे ना, वही साहित्यकार होता है। गणतांत्रिक मतलब ऐसा शासन, गणतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक, लोकतंत्र जिसमें लोगों का शासन हो, तो गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। और योग्य सेनापति, सेनापति कौन होता है? बहुत सारे सेना का, हजारों सेना का एक मेन होता है, जिसका बात सभी सेना मानता है, उसी को सेनापति कहते हैं। ठीक है, तो मैजनी एक साहित्यकार था, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। लेकिन तत्कालीन राजनीति की बेहतर समझ, कहने का मतलब यह हुआ कि अभी हाल में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, इसकी समझ उसमें नहीं थी। तत्कालीन राजनीति की समझ उनमें नहीं थी। तत्कालीन राजनीति की समझ उनमें नहीं थी। तत्कालीन राजनीति की समझ थी क्या उनमें? बिल्कुल नहीं थी। तत्कालीन राजनीति की समझ उनमें नहीं थी। अतः उसमें आदर्शवादी गुण
अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। आदर्शवादी गुण ज्यादा था, आदर्शवादी गुण ज्यादा और व्यवहारिक गुण, और अक्सर जो सेना सब होता है ना उसमें यही होता है, आदर्शवादी गुण ज्यादा रहेगा, मतलब किसी को अपना आदर्श मान रहा है या जो उसका मेन है, वो जो भी ऑर्डर करेगा तो उसको फॉलो करेगा, हर एक बात को फॉलो करेगा, हर एक ऑर्डर को फॉलो करेगा। व्यवहारिक गुण कम होता है उसमें। आप जो कहिएगा कि आपके साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करेगा तो सब थोड़ा सा आर्मी सब में जो है कम होता है। आदर्शवादी गुण उनमें ज्यादा होती है और व्यवहारिक गुण कम होता है, जैसा कि इस मैजनी के पास था, आदर्शवादी गुण ज्यादा था और व्यवहारिक गुण कम था। तो बताइए, मैजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उनमें तत्कालीन राजनीति की बेहतर समझ नहीं थी। उनमें आदर्शवादी गुण ज्यादा था और व्यवहारिक गुण कम था। अपनी पराजय के बाद भी मैजनी ने हार नहीं मानी। मैजनी की पराजय कब हुई थी? वही कार्बोनरी दल का सदस्य बनकर के छापामार युद्ध सब जो कर रहा था और इटली के एकीकरण का जो प्रयास कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया मेटरनिक का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने उसे भगा दिया था। इससे पहले पढ़े थे ना, मैजनी को भगा दिया था। तो अपनी पराजय के बाद भी मैजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था बनाया, यंग इटली नामक संस्था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मैजनी सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था बनाई। तो बताइए, यंग इटली नामक संस्था किसके द्वारा बनाया गया था? मैजनी के द्वारा। कब बनाया गया था? 1831 ईस्वी में। जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। और यंग इटली का जो उद्देश्य था वो ये था कि इटली में जो विदेशी हस्तक्षेप है, जैसे फ्रांस है और ऑस्ट्रिया है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था कहां पर? इटली में। तो यंग इटली का मेन उद्देश्य था कि सबसे पहले विदेशी हस्तक्षेप को खत्म करें, क्योंकि जब तक ये विदेशी हस्तक्षेप रहेगा इटली में, तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है। सन 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर मैजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। 1834 में मैजनी ने यंग यूरोप नाम का संस्था बनाया। सन 1834 में कौन सा संस्था बनाया? यंग यूरोप। ये पूरा यूरोप महादेश से संबंधित था। संस्था बना रहा है, लोगों का समूह बना रहा है कि सभी आदमी उसमें जुड़े और आंदोलन करे, ठीक है। पहले तो इटली में बनाया यंग इटली नाम का संस्था, जो सिर्फ इटली में काम कर रही थी। जो राजतंत्र विचारों के पोषक थे उसके विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध, या ये कहे निरंकुश राजाओं के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे, यंग इटली नामक संस्था बना करके। उसके बाद पूरे यूरोप में जहां जहां छोटे छोटे राज्य पर किसी दूसरे राज्य के द्वारा कब्जा किया हुआ था, तो उन सभी जगह पर आंदोलन शुरू किया। कौन सा संस्था बना करके? यंग यूरोप नाम का संस्था बना करके। तो यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1834 में, ठीक है। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मैजनी का आगमन हुआ। मैजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय करना चाहता था।
उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। 1848 ईस्वी में क्रांति हुआ था ना, 1848 ईस्वी का क्रांति आप पढ़े हैं कि नहीं? इस समय राजा कौन था? लुई फिलिप। ये क्रांति कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ये क्रांति कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था। जैसे ये क्रांति हुआ ना, तब जाकर के फ्रांस का ताकत थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि वहीं पे क्रांति सब हो रही थी, और जो निरंकुश राजा था उसका अंत हुआ, लुई फिलिप का। तो उसके बाद वहां पर भी गणतंत्र की स्थापना हो गई। तो इटली में इसी का ना हस्तक्षेप था, इसका और ऑस्ट्रिया का। तो जैसे ही यहां पर गणतंत्र की स्थापना हुई, तब जाकर के जो है इसे समझ में आया मैजनी को कि अब हमें जाना चाहिए और इटली में एकीकरण का काम फिर से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये भाग गया था। बात समझे ना? इसको भगा दिया था कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक भगा दिया था। तो मौका पाकर के मैजनी फिर से आया, इटली फिर से आ गया। तो मैजनी पूरे इटली का एकीकरण करके क्या बनाना चाहता है? गणराज्य बनाना चाहता है, गणराज्य, जहां पर गणतंत्र की स्थापना हो। पूरे इटली का एकीकरण करके गणराज्य की स्थापना करना चाहता है, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था वो अपने नेतृत्व में पूरे इटली का एकीकरण करना चाहता था। उधर पोप भी इटली को धर्म राज्य बनाने का पक्षधर था। तो देखिए तीन आदमी, एक तो ये किसका उद्देश्य था? मैजनी का। बहुत बढ़िया उद्देश्य था कि पूरे इटली का एकीकरण करके और पूरे इटली को क्या बनाना है? एक गणराज्य बनाना है। ठीक है। उसके बाद सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था, ध्यान दीजिएगा, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक ये चाहता था कि जितना भी इटली में जितना भी राज्य है ना, सबको मेरे साम्राज्य में मिला दिया जाए और सबका महाराजा हम बन करके रहेंगे। कौन? सार्डिनिया पिडमोंट का शासक। तो एक तो विचारधारा यहां पे आ गई, दूसरा विचारधारा इटली के एकीकरण को लेकर के यहां पे आ गया, और तीसरा विचारधारा आपको पता है कि रोम में किसका प्रभाव था? पोप का प्रभाव था। और पोप पूरे इटली को धर्म के अनुसार एकीकरण, पूरे इटली का एकीकरण धर्म के अनुसार करना चाहता था, धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे इटली का एकीकरण। तो आपको कम से कम इतना बात तो समझ में आ रही है कि तीन तरह का यहां पर सोच हो गया, तीन तरह के विचारों का टकराव हो गया। कहने का मतलब अब फिर से इटली का एकीकरण नहीं होगा। बात समझे ना? क्योंकि फिर से बड़ी बड़ी समस्याएं आ गई। पहले तो ये फ्रांस ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, जिसके कारण इटली का एकीकरण हो नहीं पा रहा था। जैसे ही फ्रांस कमजोर पड़ा, फ्रांस के निरंकुश शासक का अंत हुआ, मैजनी फिर से आया, सोचा कि पूरे इटली का एकीकरण करके और गणराज्य की स्थापना कर देते हैं, लोग जिसे चुनेगा वही राजा बनेगा। बात समझे ना? तो मैजनी का कितना बढ़िया विचार है, बहुत अच्छा विचार है इसका। लेकिन इटली का ही एक राजा, सार्डिनिया पिडमोंट का शासक, इटली के किसी एक राज्य, इटली का ही राज्य है ये सार्डिनिया पिडमोंट। तो यहां का शासक क्या चाहता था कि नहीं, पूरा इटली का जितना भी राज्य है ना, सभी राज्य को मेरे साम्राज्य में मिला दो, हम अकेला शासन करेंगे पूरे इटली पर। इधर इटली का राजधानी रोम, रोम में किसका प्रभाव था? पोप का प्रभाव था। पोप चाहता था कि पूरे इटली का एकीकरण धार्मिक दृष्टिकोण से हो। बात समझे ना? तो तीन तरह की विचारधाराएं हो गई। कहने का मतलब इस बार भी इटली का एकीकरण नहीं हो पाया। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। वही लिखा हुआ है ना। कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। अब जो है ऑस्ट्रिया आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण कर दिया? किस पे? ऑस्ट्रिया किस पर आक्रमण कर दिया? इटली पर। किस पर आक्रमण कर दिया? इटली पर। और इटली में जो सार्डिनिया पिडमोंट का शासक था उसकी पराजय हो गई। सार्डिनिया पिडमोंट के शासक की पराजय हो गई, हार गया वो।
ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मैजनी की पुनः हार हुई और वो पलायन कर गया। और जैसे ही फिर ऑस्ट्रिया आया, पूरा मारकाट मचा दिया इटली में और मैजनी फिर से भाग गया। इससे पहले भी मैजनी क्यों भागा था? ऑस्ट्रिया के डर से। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक मारने के लिए दौड़ा तो भाग गया मैजनी। फिर से इतना सारा कुछ कर दिया, इस बार तो इटली का एकीकरण हो ही जाता, लेकिन इसी तीनों के विचारों में टकराव हो गया। ऑस्ट्रिया को मौका मिल गया, फिर से आक्रमण कर दिया और मैजनी को फिर से भागना पड़ गया। बात समझे ना? देखिए, एकीकरण का द्वितीय चरण, ध्यान दीजिएगा। एकीकरण का द्वितीय चरण 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक बना विक्टर इमैनुएल। सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक बना है कौन? विक्टर। देखिए यहां पर जो था ना, इटली का जो ये सार्डिनिया पिडमोंट था, सार्डिनिया पिडमोंट, तो इसके शासक की हार हो गई थी। इसके राजा को हरा दिया था कौन? ऑस्ट्रिया। अब यहां का नया राजा जो बना है वो बना है विक्टर इमैनुएल। कौन बना है? इमैनुएल। सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक कौन बना है? विक्टर इमैनुएल बना है। सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक। और इससे पहले था चार्ल्स एल्बर्ट। कौन था? चार्ल्स। इसकी हार हो गई। इसको कौन हरा दिया? ऑस्ट्रिया हरा दिया, ये भाग गया। अब नया जो शासक बना है वो बना है विक्टर इमैनुएल। ध्यान दीजिएगा। अब आइए, अब अपने लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें और भी बातें हैं। तो विक्टर इमैनुएल राष्ट्रवादी विचारधारा का था और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब विक्टर इमैनुएल सोचा कि हम पूरे इटली का एकीकरण करेंगे और पूरे इटली का एकीकरण करके अपने साम्राज्य में मिला लेंगे। हालांकि ये सार्डिनिया पिडमोंट का जो पहले का शासक था चार्ल्स एल्बर्ट। कौन? चार्ल्स एल्बर्ट। ये भी